हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर इस कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश पीरियड। ये आपका चैप्टर 4 है, सोशल साइंस बुक ग्रेड 8 से। इसकी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है पहला सेगमेंट कि राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। बहुत छोटे छोटे आपको यहाँ पर इसके आंसर्स देने हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि नेम एनी 3 सिटीज जो कि डेवलप हुई थी ब्रिटिश रूल के दौरान। तो जो ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी सिटीज थी जिन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखा, लेकिन जो 3 मेन थी उनके एग्जाम्पल्स है मुंबई, मुंबई जिसको हम पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, कोलकाता जो कैलकाटा के नाम से थी, और अब चेन्नई जो कि पहले मद्रास के नाम से जानी जाती। कौन सी ऐसी 2 सिटीज है जिनके बीच में इंडिया का फर्स्ट रेलवे स्टार्ट हुआ? तो जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी इंडिया की वो स्टार्ट हुई थी या एस्टैब्लिश हुई थी सिटीज ऑफ मुंबई और थाने के बीच में, जिसको हम अभी जो है पहले बॉम्बे के नाम से जानते थे, अब मुंबई के नाम से। मुंबई और थाने के बीच में जो है सबसे पहली रेलवे लाइन जो है वो शुरू हुई थी। कंस्ट्रक्शन जो न्यू दिल्ली का है वो स्टार्ट हुआ था कौन से हिली एरिया में जब ब्रिटिश रूल था? तो ये जो कंस्ट्रक्शन था न्यू दिल्ली का ये स्टार्ट हुआ था उस हिली एरिया में जिसको हम बोलते हैं रायसीना, जो है ब्रिटिश रूल के दौरान इसकी स्टार्टिंग हुई थी कंस्ट्रक्शन की। कहाँ पर सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुई? तो जो सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो मिल थी वो इंडिया में मुंबई में स्टार्ट हुई, जिसको हम पहले बॉम्बे जानते थे के नाम से, और वो जो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। दूसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको बताना है कंडीशन इंडियन इंडस्ट्रीज की जब शुरुआत हुई थी ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई थी इंडिया के अंदर तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उन पर बहुत ज्यादा इनका प्रभाव पड़ा था और इनको काफी ज्यादा जैसे कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था उसने अपनी चीजों को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करी और इंडियन इंडस्ट्रीज को जो है एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनको कंपटीशन झेलना पड़ रहा था ब्रिटिश गुड्स से। इससे क्या हुआ, जो इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी जो स्वदेश में बनने वाली जो चीजें होती है उनमें कमी आने लगी। अब ब्रिटिश की जो नीतियां थी, जैसे उन्होंने क्या किया, हैवी टैक्सेशन लगा दिया, टैरिफ्स जो है उनके ऊपर इम्पोर्ट जो टैरिफ्स लगा दिए, यानी कि जो भी चीजें इंपोर्ट करी जाएंगी उन पे उनको टैरिफ यानी कर देना होगा, पैसे देने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का फेवर किया। इससे क्या हुआ, जो इंडियन बिजनेस था उसके ग्रोथ पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, खास तौर से हैंडलूम वीवर्स की, उनको जो है एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने वहां पर जो है ब्रिटिश के द्वारा जो बनाई गई टेक्सटाइल थी उनको इंट्रोड्यूस किया। नतीजा क्या हुआ कि कई इलाके ऐसे थे जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से खत्म हो गया और बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिनकी जो लाइवलीहुड है वो भी एक तरह से खत्म हो गई, यानी लॉस ऑफ लाइवलीहुड देखने को मिला। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब डेवलपमेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान उसके बारे में आपको बताना है। तो जो डेवलपमेंट हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उसमें था इंट्रोडक्शन मॉडर्न टेक्सटाइल मिल्स का। ये जो मिल्स थी ये पावर ड्रिवन मशीनरी से चलती थी, मास प्रोडक्शन टेक्निक्स थी, और इससे क्या हुआ, एफिशिएंसी और जो आउटपुट था वो काफी ज्यादा बढ़ा। जो पॉइंट है वो है ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच थी उसका नतीजा क्या हुआ कि जो स्वदेशी डिमांड होती है, डोमेस्टिक यानी अपनी इन हाउस डिमांड जो होती है वो तो खत्म हो गई, और इससे क्या हुआ, तो यहाँ के अपने इंडिया के स्वदेशी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उनके ऊपर जो है उनकी ग्रोथ में काफी ज्यादा मुश्किलें आने लग गई। तीसरा पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग। अब जहां आपको सस्ते ब्रिटिश टेक्सटाइल्स मिल रहे हैं तो वहां पर जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड में कमी आने लग गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वीवर्स थे, बहुत सारे बुनकर जो होते हैं, उनकी जीविका जो है वो उनसे छिन गई। सप्रेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सप्रेशन मीन्स दमन करना। जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उन्होंने हैवी टैक्सेशन लगा दिया, इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स को बहुत ज्यादा फेवर किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इंडिया की थी। इसमें मेन जो पॉलिसीज थी वो क्या थी कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को जो है उनको तो प्रोटेक्ट करना है और जो यहाँ की अपनी इंडिया की टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसकी ग्रोथ में बाधा डालना। यहाँ तक कि उन्होंने जो है
एक्सपोर्ट जो था कुछ इंडियन टेक्सटाइल्स का, जो कि ब्रिटिश मार्केट्स को बचाने के लिए उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया की आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बताना है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद काफी ज्यादा एक स्पीड पकड़ी जो इंडिया की आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी उसने। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए इस पीरियड के दौरान। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स थे उनका एक्सपेंशन हुआ, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टील प्लांट्स थे जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी जो कि अभी जमशेदपुर में है, और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम सेल कहते हैं जो कि बर्नपुर में है, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी ताकि जो डिमांड है स्टील की बढ़ती हुई उसको पूरा कर सके। नए नए स्टील प्लांट्स जो है उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, इसको सेटअप किया गया 1955 में। ये जो नए प्लांट्स इन्होंने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया ग्रोथ और प्रोडक्शन जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है इंडिया की अंदर उसको और ज्यादा बढ़ाने में। फिर था गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब गवर्नमेंट ने भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स लागू किए जिससे डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा दिया जा सके और काफी हद तक रिड्यूस जो है करी जा सके, जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पर उसको कम किया जा सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो मॉडर्न टेक्निक्स थी प्रोडक्शन की, जैसे कि यूज इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का, ठीक है, इम्प्रूव किया उन्होंने स्टील मेकिंग प्रोसेस को, और कई सारी ऐसी एडवांस मशीनरी और इक्विपमेंट्स को अपनाया जिससे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी और जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर आया नेशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन। इससे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, सेल जिसे बोलते हैं 1973 में। के अंडर एक कई सारे स्टील प्लांट एक सिंगल एंटिटी के रूप में आ गए और मेन एम था प्रमोट करना एक साथ मिलकर जो ग्रोथ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की उसको। थर्ड ऑप्शन है आपका, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। हु गेव मुंबई आइलैंड एज डाउरी टू द प्रिंस, ब्रिटिश प्रिंस। ने मुंबई आइलैंड को एक डाउरी के तौर पे ब्रिटिश प्रिंस को दिया। आंसर इज पोर्तुगीज। फोर्ट विलियम लेटर डेवलप्ड एज विच सिटी, कोलकाता। इस सिटी को जो है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, अहमदाबाद। एस्टेब्लिशमेंट कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हुआ जिसने एक नई दिशा दे दी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अब है मैच द पेयर्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद, फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई और फोर्ट विलियम कोलकाता। ये आपका जो चैप्टर है उसकी पूरी एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करिए। आशा एजुकेशन। मिलेंगे अगले चैप्टर में।